चल चलो शुरू करते हैं। हम लोग इतनी धीरे बोल रहे हैं, इसमें आवाज जा रही है? बिल्कुल आएगी, और क्या। माइक बहुत अच्छा है और दूर तक कवर करता है। तो उम्मीद पे जो है दुनिया टिकी है ना, टिकी है क्या? 19 के टॉप पर है सीजन के, वो कहेंगे कि यूट्यूब में 30 थार दे। चलो शुरू किया जाए। उम्मीद पे हम लोग कल देख रहे थे, तो उम्मीद तुम लोग को एक कहानी सुना देते हैं। चलो शुरू करने से पहले कहानी सुना देते हैं, फिर शुरू करते हैं। एक कहानी सुन लो, बहुत दिन से कहानी सुनाई नहीं हम लोगों ने। उम्मीद पे ही दुनिया टिकी है। उम्मीद वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ है। उम्मीद ऐसी है, कल हम लोगों ने देखा था, एक मिल गया फिल्म से सुविचार। तो उसमें क्या है कि किसी चीज़ को खोना कोई बात नहीं, खो दो, और खोने से ज़्यादा उस उम्मीद को खोना सबसे बुरा है, जिससे तुम उन चीज़ों को दोबारा पा सकते हो। मतलब सामान खोना, पैसा खोना, रुपया खोना ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस उम्मीद को खो देना जिससे तुम वो सारी चीज़ें फिर से पा सकते हो, वो सबसे बुरी बात है। हाँ हाँ, ये उम्मीद ही खो देना सबसे खराब। जैसे तुम पढ़ रहे हो, मान लो बहुत दिन से पढ़ रहे हो सकता है किसी किसी से, देखो सबका, कुछ लोग सोचते हैं कि उन लोगों ने बहुत मेहनत की, उनको नहीं मिला, क्योंकि सबकी मेहनत, सबका कैपेसिटी, सब कुछ अलग अलग होता है। कुछ बच्चे कहेंगे 8 घंटे पढ़ लो खाली, वो तो पढ़ रहे हैं 10 घंटे, हम भी 10 घंटे पढ़ ले। सबकी क्षमता अलग अलग होती ना, सबकी क्षमता अलग अलग होगी। तुम लेबर की तुलना जेसीबी से करोगे, कैसे होगा काम बताओ? कि जेसीबी 1 घंटे में सब खोद के चला गया, हम तो 8 घंटे खोदते हैं। सबकी क्षमता अलग, अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार सबको काम करना चाहिए। उम्मीद पे तुमको बताएं कहानी, हम नाम तो नहीं यार, लेकिन कहानी सुन लो केवल ऐसे ऐसे। एक बिजनेसमैन थे, उनका समझो दिवालिया निकल गया, बिजनेस पूरी तरह डूब गया था, पूरी तरह। ठीक, कहाँ के थे कोई मतलब नहीं, कहानी का भाव समझना है। पूरी तरह बिजनेस डूब गया था, और डूब गया था तो समझो वो एक पागल जैसे हो जाते लोग। अब जैसे सब कुछ चला जाए, किसी का कुछ ना बचे, उनके पास उम्मीद भी नहीं बची थी हमको लगता है जिससे वो वापस आ सकता था। एकदम पागल जैसे जाके बैठे एकांत में एक बाग में, जैसे अपने आम की बाग होती है, लोग चले जाते दोपहर में आम बाग में बैठे ऐसे सोचते क्या है, अब सोचो मर ही जाना है, और क्या है, अब जब कुछ बचा नहीं तो सोचो मर ही जाओ। उधर से एक आदमी आया बढ़िया, घूमते घामते बैठा, उनके पास पूछा क्या हाल चाल है, तो बताएंगे भैया बिजनेस में बड़ा नुकसान हो गया है और कुछ बचा नहीं है, वो मैं जीने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, अब क्या कहते मर ही जाना अच्छा है। तो ठीक है, क्या दिक्कत होगी बताओ? कुछ कहीं कुछ भी 1 रुपया नहीं है, कैसे बिजनेस हमारा था बहुत अच्छा, सब खत्म हो गया है, कैसे शुरू करें कैसे ना शुरू करें? ना इतनी सी बात तो परेशान क्या होते हो कि हम खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन, हमारा बढ़िया चल रहा है काम, तुमको पैसे की दिक्कत है? जेब से चेक निकाला और दस्तखत किया, कहा लो जाके जितनी रकम तुमको भरनी भर लेना, और अपना बिजनेस फिर से शुरू करो, और जब बिजनेस तुम्हारा बढ़िया चल जाए तो हमें पैसा वापस कर देना। तो कहा ये भी ठीक है, तो लिया चेक उनके, कहा ठीक है। तो उनके अंदर एक हौसला आ कि चलो हम अब ठीक है, एक कोई तो मिला हम पे भरोसा कर रहा, जो उनका खुद पे भरोसा नहीं था, लेकिन एक आदमी ने उन पे भरोसा करके चेक दे दिया खाली, कहा पैसा भर लो और जो भी तुमको जरूरत हो कर लेना, बिजनेस करो अपना, बिजनेस सब सेटल हो जाए तब दे देना पैसे वापस हमको। ठीक है, चेक लेके आए। अब चेक लेके रास्ते भर में सोचते नहीं यार कितना अच्छा आदमी है, हमको खुद पे भरोसा नहीं था और इसने हम पे भरोसा किया। इनके अंदर एक फिर से उम्मीद जागी कि हम क्यों ना अपने भरोसे पे करें काम। इसने दे तो दिया, चेक इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम रखे रहेंगे, उसके चेक फिर जब हम सफल हो जाए तो वापस कर देंगे। तो कहा ये इसने हम पे भरोसा किया, हमको खुद पे भरोसा नहीं था, तो हम अपना खुद पे अब फिर से शुरू करेंगे, जीरो शुरू करेंगे, हम अपना स्टार्ट करेंगे, फिर से मेहनत करेंगे, कस के पैसा कमाएंगे, फिर से शुरू होगा बिजनेस। उस आदमी ने मेहनत करना शुरू किया थोड़े थोड़े से, फिर अपना एक बढ़िया एम्पायर बिजनेस शुरू एकदम बना लिया। तो अब जब काफ़ी दिन के बाद बढ़िया बिजनेस सेटल हो गया, सोच चलो उस आदमी से, महान आदमी मिलते हैं उससे, और मिलने से उसका पैसा वैसा धन्यवाद देते हैं, पैसा चेक दे देते हैं, बताते हैं भैया बहुत कृपा हो गई। लेके गए चेक वही बाग वाग में, फिर सोचे यहीं आ जाएगा, तो बहुत दिन तक मिला ही नहीं उनसे। तो कुछ लोगों से पूछा, अरे एक आदमी उस दिन बहुत भला मिला था, हमको चेक दे गया था, उसको मिलना है। तो कहे तो बताया जैसे कि हाँ उस्ताद दिखता था, हुलिया हुलिया सब बताए।
तो बताए लोग, अरे वो पागल है, घूमा करता है कहीं, वो जो है पागल है, वो कहीं दिवालिया हो गया था, बिजनेसमैन वो भी था, उसका दिमाग नहीं काम करता है, पैसा वाला था, चेक के लिए घूमा करता है ऐसे, वो चेक लेके सबको दिया करता है स्टार चेक, तो कहीं वो चेक सबको बांटा करता है, जैसे कोई कहेगा चेक सबको, तो कहीं वो पागल था, वो पागल ही है, चेक केवल दिया करता सबको, खाली चेक देता करके, उसको पैसे से थोड़ी है। अब कहने का केवल यहाँ ये मतलब है कि एक उम्मीद ने उसको फिर से खड़ा कर दिया है, जो उस पागल ने बिजनेसमैन पर दिखा दी थी। समझो, उनके अंदर का आत्मविश्वास जग गया, और आत्मविश्वास की वजह से वो फिर से अपना बिजनेस कर पाए, अपने मुकाम पे वापस लौट पाए। जबकि वो तो पागल था देने वाला चेक, पागल आदमी नहीं ऐसे बड़ी बड़ी बातें बताया करते, तो वो तो पागल ही था, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि ये हम पे भरोसा कर रहा है, तो हमको अपने आप पे क्यों भरोसा नहीं है। उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया चेक का, अपने आप पे भरोसा करके उम्मीदों पर खड़े उतरे उसकी। तो कहने का केवल भावार्थ इतना है कि हम लोग कभी कभी बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं कुछ चीज़ों में, कि अरे ये कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, है ना, उम्मीद ही खो बैठते हैं। तो उम्मीद वही खोना नहीं है। देखो, हर बार तुम्हारी शुरुआत जीरो से तो नहीं होगी, तुम्हारी मेहनत बेकार तो नहीं जाएगी, क्योंकि तुमने अगर शुरू किया है, कोई काम सीख चुके हो, मान लो गिनती पढ़ चुके हो पहले, भले तुमको याद नहीं है 10 तक, लेकिन तुमको 3 तक तो याद होंगी ना। तो जब तुमने पहली बार शुरुआत की थी, तुमने जीरो से पढ़ना शुरू किया था, अब की जब शुरुआत करोगे तो कहाँ 3 से करोगे, कुछ तो आगे जाओगे। तो उम्मीद हमारी बहुत एकदम सही होती है, तो उम्मीद हमें बिल्कुल नहीं खोना। आज हम, अब देखो मैप दिख रहा होगा तुमको, हम पढ़ने वाले भारत का भूगोल। ठीक, भारत का भूगोल में सबसे पहले बात करेंगे नाम के। तो देखो, भारत को ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त भी कहा जाता था प्राचीन काल में। पुराणों में देखा जाए तो पुराणों में इसका नाम, एक बहुत कबीले वो कहते थे पुराने, जन, भरत, तरूस, ये सब 5 कबीले थे, मुख्य मुख्य बड़े कबीले, उन्हीं में एक कबीला था भरत, कहते उसके नाम पर इसका नाम भारत पड़ा। दूसरा है कि हमारे यहाँ महाभारत में एक दुष्यंत थे, उनके पुत्र थे भरत। ठीक, तो उनके नाम पर भी बताते हैं, ये वायु पुराण में मिलता है लिखा हुआ कि उनके नाम पर भी इसका नाम भारत पड़ा। दूसरा, बौद्ध काल में हम इसको जम्मू द्वीप के नाम से भी जानते थे। बौद्ध काल में जम्मू द्वीप का भी, है ना, भरतखंड जम्मू द्वीप पे सब आता है नाम, तो बौद्ध काल में जम्मू द्वीप के नाम से जानते थे। हमारा भारत का सिंधु सभ्यता के समय से ही रोम के साथ बड़ा व्यापार चलता था, रोमन साम्राज्य के साथ यूरोप में, वहाँ से व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता से चल रहा है। तो वहाँ के लोग जब यहाँ आते थे तो वो सिंधु नदी को इंडस कहते थे, इंडस, अंग्रेजी में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस कहते थे। ठीक, जिसकी उत्पत्ति रोम शब्द, यूनानी शब्द था इंडोई, उसी से, तो इंडस का मतलब सिंधु। ठीक, तो सिंधु के नाम पर, वो सिंधु को इंडस कहते, उसी के नाम पर इन्होंने इंडिया कहना शुरू कर दिया। इसके बाद आए पारसी, पारसी माने ईरानी, ईरानी सिंधु के इस पार आते थे ना, सिंधु नदी थी, इस पार आते थे, सिंधु के आसपास का क्षेत्र अपना है। सिंधु को सा नहीं कह पाते थे, वो सा का थोड़ा उच्चारण हा के रूप में करते थे, हाँ, तो सिंधु नहीं कहते थे, हिंदू कहते थे, हिंदू सिंधु। जैसे कोई कोई बोलता है तो अलग भाषा में थोड़ा बोलता है, जैसे जो पारसी टाइप के लोग होते हैं उनकी थोड़ी बोली देखो अलग लगती है ना, कुछ अलग ही बोलते हैं, जिकरा वगैरह बोलते हैं ना, पता नहीं कौन सी भाषा के हो, तो वो अलग, तो सिंधु नहीं कह पाते थे, हिंदू कहते थे। और सिंधु नदी के आसपास रहने वालों को सिंधुस्तान की जगह हिंदुस्तान कहने लगे, और इन लोगों को जो यहाँ रहते थे सिंधु के आसपास, इनको हिंदू कहने लगे। ठीक, वो सिंधु की जगह हिंदू कहते थे। तो पारसी मतलब ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा, और इधर के लोगों को क्या कहा, हिंदुस्तानी कहा या हिंदुस्तान कहा ना। ये तो नाम की बात हो गई। अब बात करेंगे पूरे ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, कहाँ पर स्थित है पूरे ग्लोब में भारत। अब मान लो ये है पृथ्वी, दिख रही है पृथ्वी थोड़ी सी, बीचों बीच से जाएगी एक भूमध्य रेखा, इसको कहेंगे अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उस दिन हमने कहा था कि 0 डिग्री अक्षांश पे विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। ठीक, भूमध्य रेखा 0 डिग्री से 23.5 ऊपर कर्क और 23.5 नीचे मकर, ये कर्क रेखा है ना, और ये 23.5 नीचे, और इस वाला बीच क्षेत्र ये आता है उष्णकटिबंध। ये क्षेत्र कैसा है यहाँ पे, ये पूरा क्षेत्र है उष्णकटिबंध, मतलब यहाँ सूर्य लगभग दिनों में हमेशा लगभग चमकता रहता है सीधे। यहाँ पे बहुत गर्मी होगी,
बरसात भी होगी, पेड़ पौधे वनस्पति सबकी जैव विविधता भी, मतलब इन क्षेत्रों में जैव विविधता भी बहुत पाई जाती है। इसके आसपास जैसे विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे जैव विविधता घटती जाएगी। जैव विविधता मतलब विभिन्न प्रकार के जंतु, विभिन्न प्रकार के जीव, वनस्पति, इनका केवल मतलब है। और जैसे नीचे आएंगे मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर विविधता घटती जाती है ना। नीचे इधर भी विषुवत रेखा से जाएंगे नीचे तो घटती जाती है, और जैसे ध्रुवों से ऊपर की तरफ जाएंगे विविधता बढ़ती जाएगी। ठीक, तितलियों का ज़्यादा आवास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। गर्मी वाले क्षेत्रों में तितलियां तुमको मिलेंगी। अभी गर्मी आ रही, तितलियां तुमको देखने को ज़्यादा मिलेंगी। ठंडी में देखी तितलियां उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहती हैं। ठीक, तितलियों का ज़्यादा आवास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब देखना हमको ये है कि विषुवत रेखा के किधर स्थित है। उस दिन हमने विषुवत रेखा पर स्थित देश बताए थे, याद है किसी को? विषुवत रेखा पर स्थित देश बताए थे, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। साओ टोमे, गैबन, कांगो गणतंत्र, फिर युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबाती। 13 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, 3 जल निकायों से, ठीक, और 3 महाद्वीपों से, दक्षिण अमेरिका से, अफ्रीका से और ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर, इन द्वीपों मतलब इन महासागरों से होकर भी गुजरती है। फिर एक बार रिवीजन कर लेना घर पे, भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। ठीक, तो अब भारत की स्थिति क्या है, चल अभी चल जाएगा काम करके। तो हम बताए थे आकृति कैसी है भारत की, चतुष्कोणी। अब बता रहे कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214। मतलब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितनी है इसकी, उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर ना। ये उत्तर से दक्षिण लंबाई, कैसी लंबाई है? उत्तर से दक्षिण, कैसी लंबाई? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214। 3 2 1 4, 3 2 1 4, 3 2 1 4, 1 2 3 इधर 4, 1 2 3 इधर 4, 3 पहले तो तीसरे नंबर से को 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। ये 3 2 32 14, 32 14, 14 में 28 होता है, लेकिन 28 4 32 भी होता है, तो 32 14 हो गया। ये उत्तर से दक्षिण। अब पूरब से पश्चिम 2933 ना, पूरब से पश्चिम 2933, 3 तक का 9 और 3 बार 2 है ना। ऐसे 29 33 ज़्यादा टिक के चक्कर में कभी क्लियर नहीं होता। 29 33, हाँ। उत्तर से दक्षिण लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, पूरब से पश्चिम थोड़ी कम है। पूरब से पश्चिम लंबाई 29 33, उत्तर से दक्षिण लंबाई 32 14, उत्तर दक्षिण लंबाई 32 14, याद ही रहनी चाहिए सबको। उत्तर दक्षिण लंबाई 32 14, 29 33, 29 33, 2 चीज़ें समझ गए है ना। अब देखो एक चीज़ और समझो, यहाँ की जलवायु कैसी है। जलवायु तो कहते हैं मानसूनी पूरी है, लेकिन ये समझ लो बात स्थित कहाँ है, 0 डिग्री, ये 23.5, ये 23.5 नीचे मकर। इस वाले क्षेत्र को कहते हैं, बीच वाले क्या कहते हैं इसमें, उष्णकटिबंध। ये वाला उष्णकटिबंध में आता है, ये वाला क्षेत्र। तो आधा भारत तो इसी में आता है, आधा भारत इसी में आ जाता है उष्णकटिबंध में। और इसके ऊपर शीतोष्णकटिबंध, मतलब आधा भारत शीतोष्णकटिबंध में आता है। भारत में जलवायु कैसी, उष्ण एवं शीतोष्ण दोनों होनी चाहिए, उष्ण एवं शीतोष्ण। तो ऊपर वाला हिमालय की वजह से उतना शीतोष्ण नहीं जितना होता है। ठीक, तो भारत की जलवायु पूछी जाएगी तो हम कहेंगे मानसूनी जलवायु है। कैसी जलवायु है? मानसूनी। और भारत कहाँ में आता है, उष्ण एवं उपोष्ण, या हाँ उष्ण एवं उपोष्ण कह दें या उष्ण एवं शीतोष्ण कह दें, दोनों जलवायु में आता है। तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। हिमालय की वजह से थोड़ा हम सुरक्षित है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऊपर ठंडक होती है यहाँ तक आओ। अब इसके बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्या क्या याद कर लिया तुमने? आकृति चतुष्कोणी है, स्थित कहाँ है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। 3214 ये लंबाई है, 2933 ये वाली लंबाई है। ठीक, अब आते हैं क्षेत्रफल पर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, अब इस वाले क्षेत्र में देखो, ये वाला थोड़ा ऊपर वाला हिस्सा ये पाक अधिकृत कश्मीर है। ठीक, ये अक्साई चिन्ह है,
पाक अधिकृत कश्मीर में थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान ने चीन को भी दे रखा है गिफ्ट के तौर पर। पाक अधिकृत कश्मीर में थोड़ा हिस्सा चीन को भी दे रखा पाकिस्तान ने। 78,114 किलोमीटर पाक अधिकृत कश्मीर में है क्षेत्रफल, ठीक। उसमें से 5180 वर्ग किलोमीटर इन्होंने चीन को गिफ्ट पे दे रखा है। और उसके बाद चीनियों ने भी कब्जा मार रखा है करीब 37,555 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन वाला, इसी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में। मतलब ये वाला हिस्सा इधर अक्साई चीन के नाम से जानते हैं, थोड़ा कब्जा मारे चीन ना। इधर वाला पाक अधिकृत कश्मीर है, ठीक है ना। उसमें से पाकिस्तान ने थोड़ा चीन को दे रखा है। तो ये चीज़ें हैं, इसको जल्दी छुड़ा उड़ा के लाएंगे सब लोग। अब देखिए क्षेत्रफल में कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है? विश्व के 6 बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल में, जिनके पास भारत से ज़्यादा जमीन है। क्षेत्रफल में विश्व के 6 बड़े देश कौन कौन? सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला देश है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। तो सबसे शुरुआत में हम याद रखते रूस कनाडा, दो ही याद रख लो ना, रूस कनाडा। तो रूस का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां। अब जनसंख्या में हमको लगता है हम लोग प्रथम पर आ गए हैं, है ना। लिखा पढ़ी में भले दूसरा हो, लेकिन अभी प्रथम पर आ गए हैं जनसंख्या में। अब चलते हैं खगोलीय दृष्टि से देखते हैं। खगोलीय दृष्टि से भारत कहाँ है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। ये भारत कहाँ है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। पूरे मैप में देखेंगे तो कहाँ है? उत्तरी और, एक बार फिर बना के बता देते हैं हम तुमको। ये है 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री देशांतर। भारत ये कर्क रेखा, देशांतर उत्तर दक्षिण को खींची जाती है। हाँ, देशांतर पूर्व से पश्चिम की, हाँ उत्तर से दक्षिण खींची गई। लेकिन इसको क्या है बांटता है देशांतर रेखा? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में। तो ये देखो भारत किस गोलार्ध में? देशांतर के साथ पूर्वी गोलार्ध में। और देखो ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध अक्षांश की वजह से, ठीक। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है खगोलीय दृष्टि से। अब देखेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार मतलब जैसे 0 है, इसके बाद 1 चलता है, 2 चलता है, 3 चलता है, 4 चलता है। तो जहाँ से शुरू होती है यहाँ कौन सा अक्षांश है? मुख्य भूमि। तो ये अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ से शुरू होती है, यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। और जहाँ पे खत्म होगा यहाँ तक, कहाँ तक है ये 37 डिग्री 6 मिनट। तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। हाँ, नीचे 0 से तो जाएगा ना, 0 से 1 2 3 4 पढ़ते हुए। तो जहाँ से शुरू होगा, जहाँ से भारत शुरू होगा, तो वो एक देशांतर अक्षांश रेखा कौन सी गुजर रही है उस जगह से? 8 डिग्री 4 मिनट। और ये 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार ऊपर है। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब इधर से देखा जाएगा, इधर से ये यहाँ से कोई रेखा जा रही होगी ना, देशांतर रेखा, ये वाली देशांतर रेखा भी चल रही, 0 के बाद 1 आधा पौन सब चल रहे ना, क्योंकि इसको मिनट में, देशांतर मिनट और सेकंड में बांटते हैं अक्षांश और देशांतर को। तो यहाँ से जो जाएगी उसको कहेंगे, यहाँ शुरू के यहाँ पे खत्म भी होगी कोई। तो इस बीच में, मतलब इस बीच में ये बीच, ये जो पूरा है ये बताना है। तो ये तो 8 4 से 37 6, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 4 से 37 6, दिमाग में बैठा लीजिए। 8 4 से 37 6, 8 4 से 37 6, 8 4 से 37 6, 8 4 से 37 6। और इधर 68 7 से 97 25। अब देखो एक चीज और, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश सही है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी क्योंकि 0 के उस पार है ना, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। पूछा जाए भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो हम कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब कहेंगे देशांतरी विस्तार बताइए, तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, दोनों पूर्व में है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 7 से 97 25 पूर्वी, 68 7 से 97 25 पूर्वी, 68 7 से 97 25 पूर्वी। उत्तरी अक्षांश में 8 4 से 37 6, 8 4 से 37 6। ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार हो गया। उत्तरी
अक्षांश या फिर दक्षिणी अक्षांश है ना? इसके नीचे कहेंगे दक्षिण अक्षांश जी विषुवत रेखा से। सुनो 8 हाँ 0 से तो 8 से उत्तरी अक्षांश, और देशांतर देखेंगे तो देशांतर इधर वाले से, ये वाला देशांतर है। पूर्वी रहेगा दोनों। हाँ है तो पूरब में ही, इसके इस पार है तो पूरे गोलार्ध में है। तो और ये कहते कोई 68.7 ये अक्षांश है ना, ये कैसा है, ये उत्तरी अक्षांश है। ये 8 4 से 37 6 ये अक्षांश रेखा ऐसे है ना, ऐसे देखो विषुवत रेखा समानांतर है नहीं है, तो अक्षांश ये अक्षांश रेखा है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से होकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक जा रही है। और जब ऐसे ऐसे देखेंगे इसको, ये देशांतर, ये क्योंकि 0 के इस पार है इसको पूर्वी देशांतर कहेंगे, 0 के इस पार होता है तो पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी गोलार्ध में होता हो। तो 68 7 से 97 ये पूर्वी देशांतर है। दूसरी बात, ये तो मुख्य भूमि से है विस्तार इसका, क्योंकि भारत यहाँ से नहीं, भारत अंडमान निकोबार यहाँ से शुरू होता है, ठीक, ये तो मुख्य भूमि है, लेकिन ये द्वीप है, लेकिन है तो हमारा ही। अगर मुख्य भूमि से पूछेंगे तो ठीक है, नहीं ये वाला तो यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? फिर अगर पूरा देखा जाए भारत की शुरुआत कहाँ से होती है तो 6 डिग्री 45 मिनट नीचे से होती है, ठीक है ना। मुख्य भूमि तो 8 4 से, अगर टोटल पूछ लिया जाए तो 6:45 से शुरू होता है अंडमान निकोबार नीचे, निकोबार से ग्रेट निकोबार नीचे, ठीक, यहाँ से होता है। और क्या रहते क्यों नहीं, यहाँ नीचे इंदिरा पॉइंट तब डूब गया, बाकी अंडमान निकोबार में तो होते ही। अब देखिए दूसरी बात करते हैं कर्क रेखा की। तो देखो हमने कहा कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ये 0 डिग्री किसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर 23.5 डिग्री अक्षांश क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री अक्षांश को 23 सही 1/2 23.5 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिण मतलब दक्षिण अक्षांश को क्या कहते हैं? 23.5 उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, 23.5 दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। तो कर्क रेखा भारत के लगभग क्या बीचों बीच से गुजरती है लगभग, है ना। अब देखिए पूछा जाता है कि भारत के कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। भारत के कौन कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित हो, याद कर लो। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से इसको गुजरती है। कितने राज्यों से? 8। मैप में दिख रहा है हमारे 8 राज्यों से। अब देखते हैं कौन कौन राज्य से गुजरती है। देखो पहला राज्य है गुजरात, राजस्थान। पहले 2 राज्य कौन से हैं? ये गुजरात है, ये राजस्थान। तो पहला है गुजरात, राजस्थान। कौन से राज्य हैं? 8 राज्यों में 2 राज्य कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान। गुजरात। अब मध्य प्रदेश इतना बीच में है कि मध्य प्रदेश से गुजरेगी मध्य प्रदेश, ठीक। और मध्य प्रदेश से एक कट के राज्य बना था छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश से गुजर रही है, छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही है, ठीक है। मध्य प्रदेश से गुजर रही है और छत्तीसगढ़ से भी गुजर रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कितने राज्य हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब देखिए छत्तीसगढ़, ठीक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बिहार से नहीं गुजरती, बिहार से कटा हुआ राज्य अलग हुआ था झारखंड, उससे गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड पश्चिम बंगाल, झारखंड पश्चिम बंगाल। और इधर थोड़ा फिर बांग्लादेश के उस पार 2 देश है, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 4 राज्य याद को पहले, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, एक किनारे देश, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्य, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इधर 2 बचे, त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद है किसी को? नहीं याद हुए? गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 4 शिफ्ट में याद कर लो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये कितने हो गए? 8 राज्य हो गए। राजस्थान में 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहाँ से भी गुजरती है। राजस्थान पीछे से पूछा गया, अपने यहाँ नहीं पूछा जाएगा।
राजस्थान में 2 जिले थे जहाँ से भूमध्य मतलब कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, बहुत ज़्यादा डीपली पूछते तो फिर पूछ लेते कौन सी, जैसे राजधानी इसके नज़दीक है, जैसे रांची भोपाल के नज़दीक से गुजरती है तो उस भी पूछ लेते हैं, लेकिन उतना जानना अभी जरूरी नहीं है, वो अभी आएंगे, वो मानक समय रेखा हो। चलिए, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। नया याद हो तो फिर से याद कर लेना घर पे रिविजन करके। राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा से भी गुजरती है ये कर्क रेखा। अब चलते हैं दूसरी, एक देशांतर रेखा गुजरती है यहाँ से। अब देखो ये क्या है, ये अक्षांश रेखा है, ये जो पूरब से पश्चिम की तरफ समानांतर खींची जाएगी इसको कहते हैं लेटीट्यूड। ये लेटी नहीं है, नहीं लग रही लेटी, लेटते ऐसे लिखते हो ना, तो इसको क्या कहते हैं, लेटीट्यूड। क्या कहेंगे, लेटीट्यूड। और जो ये लंबी लंबी खड़ी खड़ी खींचती है इसको लॉन्गिट्यूड, है ना। लेटीट्यूड की हिंदी होती है अक्षांश रेखा, और ये क्या है, लॉन्गिट्यूड, देशांतर रेखा ना। तो लेटीट्यूड देख लिया ना, लेटीट्यूड ये क्या है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहते हैं हम लोग, उत्तरी अक्षांश है तो कर्क रेखा। ये है 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा। ये भारत के, देखो ये भारत का मानक समय रेखा है। ये 22.5 डिग्री भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सी, पूर्वी देशांतर। पूरा भारत ही पूर्वी देशांतर में, तो ये क्या होगी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, क्या है, भारत की मानक समय रेखा। देखो ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है 0 डिग्री देशांतर, वहीं से समय का निर्धारण होता है, उसको कहते हैं ग्रीनविच, है ना। जीएमटी सुना ना, ग्रीनविच मीन टाइम, वहीं से निर्धारण करते हैं, वहीं से कितना आगे कितना पीछे ये पता चलता है। तो ये वहाँ से 82.5 डिग्री, ये यहाँ से जो गुजर रही है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 0 से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। समय को हम जब भी आगे जो कटबंध हैं इनको आगे पीछे करते हैं, बीचों बीच से होने का मतलब ये है कि जिसमें कि इधर वाले हिस्से में इधर वाले में थोड़ा सामंजस्य बना रहे, इसी वजह से सब जगह घड़ी में एक ही टाइम दिखाता है। ठीक, नहीं तो इधर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में के समय में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे 0 डिग्री से दूर जाते जाओगे समय में अंतर होता जाएगा। ठीक, 0 डिग्री से जब हम पश्चिम में जाएंगे समय घटेगा, 0 डिग्री से पूरब में चलेंगे ग्रीनविच समय से समय बढ़ेगा, ठीक है ना। 0 डिग्री से जैसे 0 डिग्री इधर से इधर आएंगे पूर्व तरफ, तो इसमें समय की, जैसे यहाँ 12 बजा होगा तो इधर का समय बढ़ता हुआ आएगा, इधर पीछे समय दिखाएगा, ठीक, इधर का समय घटते हुए। तो समय जो भी अक्षांश लिखते हैं हम 7.5 के गुणांक पर लिखते हैं आगे, ये जो देशांतर रेखा है बढ़ा के लिखते हैं ना, 7.5 के गुणांक पर लिखते हैं, क्योंकि 7.5 के गुणांक पर 1 डिग्री अक्षांश की अगर दूरी होगी ना 4 मिनट का समय का अंतर आएगा। समझो बात, अगर 0 डिग्री अक्षांश पे हो 12 बजा है, 1 डिग्री अक्षांश पे आओगे तो 12:04 होगा, इधर आओगे 12:04 हो जाएगा, इधर जाओगे तो 11:56 हो जाएगा। मतलब पश्चिम में जाएंगे तो 4 मिनट की कमी होगी, पूर्व में जाएंगे 4 मिनट की वृद्धि होगी। 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है, 1 डिग्री पर। ऐसे देखा जाए 15 डिग्री पर कितने मिनट का अंतर आ जाएगा, 60 मिनट का। 15 डिग्री बढ़ोगे तो 1 घंटे समय का अंतर आ जाएगा। 7.5 15 का आधे 7.5, 7.5 पर आधे घंटे का अंतर आ जाता है, 7.5। तो लंदन के ग्रीनविच से 82.5 डिग्री आगे हैं, तो हमारा समय करीब 5.5 घंटा आगे है। अब ये तो आराम से निकाल सकते हो तुम, ये आराम निकाल सकते हो। जैसे ग्रीनविच से 82.5 डिग्री आगे है तो कितना आगे, 7.5 से भाग कर लो तुम, सीधी सी बात है, कितना आएगा, नहीं आएगा भाग करके, जो भी हो। तो हम कहेंगे हमारा जो मानक समय रेखा है, मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से, ये जो देशांतर है ना, ये वाली लंदन के, हाँ ये आ जाए, ये वाली 75 कर लो, 7 से 3 घंटे कितना आएगा बताओ करके हमको। 75 में 5 आ जाएगा और 7 से 3 घंटे में आधा घंटा आ जाएगा। हाँ 5.5 घंटे हो जाएंगे। 5.5 घंटे। अरे 7.5 डिग्री देशांतर आगे जाएंगे ना, अगर 7.5 डिग्री जाएंगे तो आधे घंटे का, 15 डिग्री जाएंगे तो देखो 82.5 है हमारा, 82.5 डिग्री पूरी देशांतर, 15 × 5 = 75, 15 × 5 = 75, 5 घंटे तो सीधा सीधा अंतर है। अब बचे 7.5 और 75, 7.5, 82 हो जाएगा, आधा घंटे का। तो हमारा जो ग्रीनविच मीन, हमारा जो मानक समय रेखा है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है,
5.5 घंटे आगे। ये भी पूछा जाता है कि हमारा समय ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे। हमारी मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, इलाहाबाद के मतलब ये गुजरती है। अब ये भी जानना है कि ये ग्रीनविच में ये जो हमारी मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हमारी जो मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कुल मिला के 5 राज्यों से गुजरती है। पहले कितने राज्यों से गुजरती है? 5। देखो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश के बाद ये कौन सा? छत्तीसगढ़, इधर भी गुजरती होगी, झारखंड से भी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश गुजरती, झारखंड से नहीं, मध्य प्रदेश। थोड़ा इधर कर लेते हो। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरती। अच्छा, हाँ सॉरी, झारखंड से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो भारत के 5 राज्यों से होकर जीएमटी गुजरती, मतलब ये मानक समय रेखा गुजरती। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक, चलो आगे चलते हैं। नहीं, देखो अब भारत की सीमाएं देख लो। आखिरी बिंदु, भारत के जैसे सबसे ऊपरी उत्तरी बिंदु मान लेते कहीं होगा यही, सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहते हैं इसको? इंदिरा कॉल। सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? जो 37 डिग्री 6 अक्षांश है वो कहाँ है? वो इंदिरा काल कहते हैं। 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो क्या है? अक्षांश, इसका इंदिरा काल है। और सबसे दक्षिण में 2 चीज़ें हैं, एक मुख्य भूमि पर देखेंगे और एक पूरे भारत का विस्तार। तो मतलब दक्षिण में 2 बिंदु हैं, एक जैसे यहाँ कन्याकुमारी, सबसे दक्षिण बिंदु मुख्य भूमि पर कौन सा है? कन्याकुमारी। और अगर यहाँ देखेंगे तो इंदिरा पॉइंट है, लेकिन अब शायद डूब गया है। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में, ठीक 6 डिग्री 4 मिनट पर ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। सबसे उत्तरी इंदिरा काल, सबसे दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी, मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी। इसे केप केमोरिन कहते हो, केप केमोरिन। केप को कहते हैं अंतरीप, बहुत सकरा भाग जो समुद्र से 3 तरफ से घिरा हो और नुकीला थोड़ा समुद्र की तरफ निकला भाग हो, उसको कहते हैं अंतरीप। मतलब वह भाग जो तीनों तरफ से जल से घिरा है, छोटा हिस्सा हो, सकरा भाग हो, एकदम सकरा हो, और समुद्र की तरफ नुकीला भाग थोड़ा निकला हो। ठीक, इसी से थोड़ा बड़े चले जाओ, उसको कहेंगे प्रायद्वीप। 3 तरफ से जल से घिरा भाग क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। और 4 तरफ से घिर जाए तो द्वीप। ठीक, तो अब देखते हैं उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट या मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी। इधर आ जाओ, इधर ये पश्चिमी है, ये पश्चिम है, ये क्या है? पश्चिम है, पश्चिम। इसको क्या कहते हैं? गौर माता। इसको क्या कहते हैं? गौर माता। गौर माता या गुहार माता भी कहते हैं। ठीक, गुजरात, गौर माता या गुहार माता गुजरात। और सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में किबिथू। क्या है अरुणाचल प्रदेश में? मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं किबिथू। ये नींद आ रही तुम लोग? गौर माता। ये क्या है? इंदिरा कॉल। और नीचे है कन्याकुमारी। इधर लिख लेते हैं कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी है। चलो के इधर लिख देते हैं इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, ये हो गए भारत की सीमाएं। दूसरी अब लंबाई देख लेते हैं, स्थलीय सीमाएं। स्थलीय सीमा क्या? अब देखो ये तो है अरब सागर, यहाँ सब ये सब यहाँ तक अरब सागर यहाँ से हो गया, इधर बंगाल की खाड़ी, यहाँ भी सागर ही है ना। मतलब ये यहाँ देखा जाए तो ऊपर वाला ये सब ये स्थलीय सीमा है, इधर तक है ना स्थलीय सीमा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा करीब जो लंबाई स्थलीय सीमा की पूरी देखी जाए 15,200 किलोमीटर। कितनी है स्थलीय सीमा की लंबाई? 15,200 किलोमीटर। ठीक, हाँ मतलब जहाँ पे समुद्र नहीं होगा किनारे किनारे 15,000 वो स्थलीय सीमा है। तो जलीय सीमा की बात करेंगे बाद में। स्थलीय सीमा हम देखेंगे तो स्थलीय सीमा के अलावा हमारे अगल बगल बहुत सारे देश हैं। ये देखो उत्तर पश्चिम, देखो ये उधर, ये उत्तर सीधा है, ये उत्तर पश्चिम देखो अफगानिस्तान, पाकिस्तान। इधर देखो चीन है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ये सारे देश हमारे आसपास दिख रहे हैं तुमको। ठीक, ये सारे स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा हमारी जिसके साथ लगती है वो बांग्लादेश है। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा हम जिसके साथ बनाते हैं कौन सा देश है? बांग्लादेश। 4,096.7 किलोमीटर, 4,096.7 किलोमीटर की स्थलीय सीमा हम बांग्लादेश के साथ बनाते हैं। सबसे छोटी स्थलीय सीमा बनाते हैं अफगानिस्तान के साथ, 106 किलोमीटर की होगी। ठीक, अब इसके साथ साथ हमको ये देखना है कि भारत और बांग्लादेश, अब हम याद करेंगे
कि कौन कौन से राज्य, कौन कौन से देश, किस देश की कौन कौन सी सीमा पर हमके सीमा बनाते हैं। सबसे पहले बड़ी सीमा है बांग्लादेश के साथ, तो हम सबसे पहले याद करेंगे कि बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा कितनी है और कौन कौन से राज्य बांग्लादेश से इस पर टच कर रहे हैं, बॉर्डर पर आए। तो बांग्लादेश से हमारी कितनी लंबी सीमा है, 4096। सबसे लंबी सीमा किसके साथ हम बनाते हैं, बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ। अब देखते हैं कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से मतलब जुड़े हुए हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा हमारे यहाँ बनती है, 5 राज्यों की। उसमें भी 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा कौन बनाता है, पश्चिम बंगाल। और दूसरे नंबर पर जो सीमा बनाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा देखो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा 3 तरफ से, पूछा भी जाता है 3 तरफ से घिरा, त्रिपुरा किससे घिरा है, बांग्लादेश से तो घिरा है। 3 तरफ से देखो, उसमें नहीं दिख रहा तो इधर देख लो, 3 तरफ से किससे घिरा है, बांग्लादेश से ही घिरा है। ऊपर थोड़ा ये मिजोरम से टच कर रहा है, इधर जाके 3 तरफ से बांग्लादेश से ही घिरा है ना। यहाँ तो दिख नहीं रहा होगा फोन में हमारे, देखो चलो इधर ही देख लेते हैं, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सबसे ज़्यादा सीमा किससे बन रही है फिर, पश्चिम बंगाल से, राज्यों में। ठीक, अब देखो कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लग रहे हैं। नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 1 पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद असम, ये देखो असम है ना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके 4 राज्य हैं जो 6ठी अनुसूची में आते हैं। पश्चिम मतलब बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले 4 ऐसे राज्य हैं जो संविधान की 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। 6ठी अनुसूची में है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 6ठी अनुसूची केवल अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, और एक 5वीं अनुसूची है जो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। तो 6ठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित। 6ठी अनुसूची के जो राज्य हैं वो बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं। 6ठी अनुसूची के जो राज्य हैं बांग्लादेश को स्पर्श करते हैं। बचा केवल एक राज्य है पश्चिम बंगाल, याद कर लो। तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बांग्लादेश से स्पर्श करने वाले कितने राज्य हो गए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल इधर अलग कर लो, पश्चिम बंगाल अलग ही कर लो, इधर पश्चिम बंगाल अलग, इधर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। देखो असम, मेघालय, असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब इसलिए तो अम्मा लिख दी नहीं, देखो हाँ, अम्मा और तम्मा कुछ भी लिख लो, AM TM लिख सकते हैं क्या, AM TM, AM TM, ATM, तो ATM भी लिख दो, ATM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AM तो होता है ना, क्या कहते हैं टाइम में, टाइम होता है ना, AM तो है ही है ना, AM, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम, त्रिपुरा, मिजोरम। हाँ, कुछ भी याद करो अपना, इससे क्या मतलब है वैसे। हाँ, ममता लिख सकते हैं ना, ममता बनर्जी कहाँ है, तो ममता लिख सकते हैं, MAMT। अच्छा, वैसे याद तो रही ममता पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, सीधा सीधा याद को, ज़्यादा ठीक के चक्कर में कभी कभी ठीक है नहीं याद आएगी तो क्या करोगे, ठीक है नहीं याद आएगी पेपर में तो करोगे क्या। और ऐसे जो तुम याद रहोगे ना तुमको भले, लेकिन जब भी तुम वहाँ बोलना शुरू करोगे मन में, तुम्हें सारे राज्य याद होते चले जाएंगे। उस दिन हमने बहुमत देखा राज्य के तो याद है लगभग कि नहीं याद है, तो आज इसको याद कर लो एकदम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 हो गए। और इधर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। इसके आगे कल पढ़ेंगे भूगोल। कहाँ नमस्ते।